हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कर लिए और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट भी जान लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, probability of B 7/12 and probability not A or not B इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दो इवेंट हमारे पास दिए गए हैं, दोनों का प्रोबेबिलिटी है, नॉट ए और नॉट बी का भी प्रोबेबिलिटी दिया गया है। इससे पहले का क्वेश्चन 9 में हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी फाइंड किए थे, बट इसमें गिवन है और पूछ रहा है जो फंक्शन ए और बी है ना वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो देखिए इंडिपेंडेंट का फॉर्म क्या होता है। इंडिपेंडेंट का फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। ये होता है इंडिपेंडेंट का प्रॉपर्टी, जो कि आप लोगों ने इंडिपेंडेंट का जब हम लोग कॉन्सेप्ट किए थे उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताए थे। जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इजली। तो देखिए ये है इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 7/2 और एंड एक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी 1/4। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए कोमा, ठीक है, नॉट ए और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ये नॉट है ना, क्या है 1/4। ये किसके इक्वल होता है पता है, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट 1/4। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये सब फॉर्मूला को जानिए जो कि हम प्रीवियस वीडियो में किए हैं, कॉन्सेप्ट में बताए हैं आप लोग को फॉर्मूला ये सब। उसके बाद अगर ये नोट को हटाना है ना तो इसमें -1 लगा दीजिए, ठीक है, -1 लगा दीजिए, ये नोट हट जाएगा 1/4। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमें अगर ये इवेंट चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, इन दोनों को इंटू करें और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाए और दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट का सेटिस्फाई करेगा। तो हमें देखिए यहाँ से एक चांस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मिल सकता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, -1 को +1 को उधर भेज देंगे तो माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 -1 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लेंगे, 1 - 4 हो जाएगा 3/4, माइनस में आएगा, इसको लिखते चलेंगे साथ में, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी मिल चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन था और इसका हम अभी निकाले हैं 3/4 1/2 इंटू 7/12। तो देखिए क्या हुआ, आपस में इक्वल है 7/24। तो ये हुआ आपस में इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं ना है। और क्वेश्चन में पूछा गया था क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और बी, सॉरी, ए एंड बी आर नॉट
इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, फाइंड। ये 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं, इन चारों को फाइंड करना। देखिए आप कोशिश कीजिए खुद से इसे करने का, जो तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितना मतलब कि प्रोबेबिलिटी को समझे हैं। उसके बाद अगर कहीं दिक्कत आता है तो वीडियो देखिए, समझिए। ठीक है, देखिए गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6। फाइंड करने बोल रहा है 1 में, फाइंड करने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना। और देखिए, और जो इवेंट जो दिया गया है ना, ये और ये जो इवेंट है ना वो इंडिपेंडेंट है, जो कि हमें पहले ही बोल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले ही बोल दिया गया गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो यूनियन कहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे? क्या होता है इंडिपेंडेंट का? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों का इंटू ही तो इसके इक्वल होता है। जब इवेंट अथी इंडिपेंडेंट होता है तो इंटरसेक्शन ए और बी के इक्वल होता है, तो फटाक से हम लोग इन दोनों को इंटू करके निकाल सकते हैं। 0.3 इंटू 0.6 इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.18। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए इसमें आप लोग को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं समझे हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। नोट बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करना है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। इस चीज़ को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी नॉट बी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको हम एक कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू होता है माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान से समझिएगा। इसी तरह अगर बी लगा दिया जाए नॉट, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट ए, मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए सेम फॉर्मूला यहाँ जो अभी हम लिखे हैं वो बी में लगा नॉट और इसमें ए में लगा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी लिख ही दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 0.3, और इसके जगह पे हमें क्या लिखना होगा? इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.6। इसको माइनस कर 0.3 इंटू 1 में 0.6 माइनस होगा तो 0.4 बचेगा, और यहाँ इंटू होगा तो 0.12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3। देखिए डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको अच्छा से ध्यान में है तो। नेक्स्ट बोल रहा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही चीज़ तो है। अब देखिए, यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब सारा का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी 0.6 माइनस 0.18। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18, तो यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, उसके बाद आंसर हो जाएगा 0.72। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि आपको तो आता ही होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेदर बी नॉर नेदर ए नॉर बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नेदर ए नॉर बी, ये किसके इक्वल होता है, यानी कि नेदर और नॉर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और इसका नॉट में होगा ना, नॉट ए नॉट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इक्वल टू -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी। माइनस लगा दिए तो इसका ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका यूनियन का वैल्यू हमारे पास है 72 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्रीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कि बोल रहा है ना कि डाई को फेंका गया फर्स्ट बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड आने की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर इन अ सिंगल थ्रोन, फर्स्ट बार फेंका जाए उस ओड आने की पॉसिबिलिटी क्या है ऑफ, तो क्या पॉसिबिलिटी है जब डाई को फेंका जाए तो ओड आने की पॉसिबिलिटी, तो एक से 6 तक टोटल ओड नंबर 3 हो जाएंगे, ये तो पता है आप लोग को, तो कितना हो जाएगा, और टोटल सैंपल स्पेस तो 1 से 6 तक ही होगा ना, टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। तो सिंगल फर्स्ट बार अगर डाई फेंका जाए तो ये आने की पॉसिबिलिटी, ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी 3/4 यानी 1/2 हो जाएगा। अब बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन ये आने की। अब अदर जो बचा, अदर इवन नंबर बचेगा ना, अदर बाकी का जो नंबर बचा वो इवन बचेगा, यानी कि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर
इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3, इसका भी तो इवन 6 ही बचेगा ना, मतलब टोटल एक डाई में 1 से 6 के बीच कितना इवन होगा 3 होगा, तो इसका भी इवन आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। अगर ऑड आने की पॉसिबिलिटी, ऑड भी आ सकता है इवन भी आ सकता है, दोनों आ सकता है ना, तो ऑड 3 होता है और इवन भी 3 होता है, दोनों की पॉसिबिलिटी 1/2 होगा दोनों को आने की पॉसिबिलिटी। अब बोल रहा है, अब नेक्स्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी हमसे 3 बार ऑड आने की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, थ्रो अ डाई। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर थ्री टाइम्स। अगर डाई को 3 बार फेंका जाए तो उसमें क्या इवन आने की क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट एक बार फेंका जाएगा तो हाफ, उसके बाद फेंका जाएगा तो हाफ, और तीसरा बार फेंका जाएगा तो हाफ, तीनों को इंटू कर दें 1/8। ये पॉसिबिलिटी है इवन 3 बार डाई फेंकने की इवन में। अब आते हैं लॉजिक पे कि एटलीस्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया ना, क्वेश्चन में बोला गया है वेर इज ओड एटलीस्ट वंस, कम से कम 1 ओड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चलेगा। तो 3 बार मान लीजिए फर्स्ट डाई फेंके उसमें ओड आ गया, इवन भी तो आ सकता है और फिर से इवन आ सकता है, 3 बार तीनों आ सकता है। नेक्स्ट बार हो सकता है कि देखिए एक बार ओड आने की पॉसिबिलिटी यही है ना तीनों में, और सेकेंड बार ओड आने की पॉसिबिलिटी ये है, और थर्ड बार पॉसिबिलिटी आने की ये है। यानी कि इस तरह से, और किस तरह से आ सकता है, 3 बार पासा को फेंका जाएगा, 3 बार फेंकेंगे ना, 1 2 3, तो ओड पासा तीनों बार में ओड एक ही बार आया हो तो वो इस तरह से आएगा, या तो पहले ओड आ गया होगा उसके बाद 2 इवन आया होगा, या तो इवन आया होगा उसके बाद ओड, या फिर इवन, या फिर पहले 2 इवन उसके बाद ओड। अब 2 बार ओड आने की कैसे हो सकता है, या तो फर्स्ट बार और सेकेंड बार ओड आ गया होगा, थर्ड में इवन आ गया होगा, उसके बाद 2 बार ओड आने की, तो या तो पहले इवन या तो सेकेंड में 2, तो क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है? 2 बार ओड आने की, ओड आ सकता है, इसे और किसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या? नहीं ना। और थर्ड बार तीनों में ओड हो, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 6। एक और लिख सकते हैं कि नहीं? 2 बार ओड आने की पॉसिबिलिटी, एक छूट गया ना, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ठीक, एक और हो सकता है कि पहले ओड आया हो, फिर बीच में इवन आया हो, फिर ओड आया हो, एक और। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 बार ओड आने, 3 पासा फेंका जाए, 1 बार ओड आने की पॉसिबिलिटी ये है कि पहले ओड आया होगा, फिर इवन, फिर फर्स्ट बार में इवन आया होगा, फिर ओड इवन, फिर 1 बार ओड आने की पॉसिबिलिटी इवन ओड। अब 2 बार बोला एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा जितना भी। तो आप इस 2 बार इवन ओड आने की पॉसिबिलिटी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और तीनों में ओड ही आए उसको आप एक बार लिख सकते हैं। ये हो गया। तो टोटल आउटकम कितना है? 7। जैसे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, क्या हो जाएगा? आउटकम कितना है? 7, टोटल 8। देखें ना इस तरह से, तो 7/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम
विद रिप्लेसमेंट समझिएगा, ठीक है। जो नहीं समझ रहे हैं अभी हम बताएंगे। फॉर अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ बॉल आर रेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक कंटेन है इस तरह से, इसमें समझ लीजिए ढेर सारा बॉल है, मिक्स बॉल है, रेड है और ब्लैक है। 10 रेड है और 8 ब्लैक, सॉरी एक मिनट, ब्लैक कितना है, ब्लैक 10 है, ब्लैक 10 है और 8 रेड है, रेड बॉल 8 है, ठीक। तो पूछा जा रहा है 2 बॉल हम लोग निकाल रहे हैं, 2 बॉल निकाला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि बोथ बॉल्स आर रेड। 2 बॉल निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट का मतलब समझिएगा, हमने एक बॉल निकाला, हम उसका कलर देखें क्या है नहीं है, फिर उसको उसी में रख दिए, फिर दूसरा बॉल निकालें, उसका क्या कलर है उसको नोट किए, फिर उसी में रख दिए, ठीक है। यानी बोथ बॉल आर ब्लैक, यानी फर्स्ट भी ब्लैक और सेकंड भी ब्लैक। 2 आप इवेंट इसमें बढ़िया से बना के लिख सकते हैं, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक, सेकंड बॉल इज़ ब्लैक, इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट बॉल ब्लैक, सॉरी रेड बोल रहा ना, इसमें क्वेश्चन में रेड बोल रहा, एक मिनट, रेड, फर्स्ट में भी रेड और सेकंड में भी रेड, और विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि निकाले कलर नोट किए फिर रख दिए, निकाले कलर नोट किए रख दिए। तो फर्स्ट बॉल रेड हो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो रेड बॉल कितना है 8 और टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 18, तो 18 लिख देंगे। दोनों को होना है इनटू इसका, अब इसको हम निकालें कलर देखें फिर इसी में रख दिए, तो सेकेंड बार भी रेड तो इतना ही होगा ना। अब कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक। अब इसको इंटू कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 4 बार में और ये 9 बार में, फिर यहाँ से भी 4 बार में 9 बार में, इंटू कर देंगे 16/81, ये हो गया आंसर। सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर बोल रहा ना कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, यानी कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है और सेकेंड रेड है, और ये निकल रहा है विद रिप्लेसमेंट। तो ब्लैक की क्या दोनों को होना है, तो ब्लैक कितना है 10 अपॉन में टोटल 18 इंटू, अब हम लोगों ने निकाला बॉल देखें ब्लैक है, नोट किए फिर उसको रख दिए, तो क्या नेक्स्ट जो हम लोग रेड निकालेंगे उसका टोटल आउटकम में कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। रेड कितना है 18 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम प्रोसेस 4 9 5 9 20 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का ही थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसमें जो बोल रहा है ना, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक कॉन्सेप्ट हमें दे दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ देम इज ब्लैक, फर्स्ट में ब्लैक है और सेकेंड में रेड है, तो कंडीशन क्या यहीं तक होता रहेगा, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। देखिए फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड अदर इज रेड, ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट बॉल रेड निकल जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकेंड बॉल रेड निकल जाए, हो सकता है कि नहीं, यानी रेड निकल जाए और सेकेंड ब्लैक निकल जाए, ये दोनों कंडीशन तो हो सकता है। क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है।
या तो ये होगा कि वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड, ये हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट में रेड हो और सेकेंड में ब्लैक हो जाए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है क्या? दोनों क्या इसके होने से, ब्लैक के हो जाने से क्या फर्स्ट में रेड हो जाएगा? एक बॉल निकालेंगे तो नहीं ना होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। फर्स्ट या तो ब्लैक आएगा या तो रेड। दोनों की पॉसिबिलिटी है आने की कि दोनों आ सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। तो प्लस। अब हम लोग फटाफट विद रिप्लेसमेंट बॉल निकाल रहे हैं। विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना, यानी कि उसको निकालें और फिर उसी में कलर नोट किए, फिर उसको रख दिए। तो ब्लैक की क्या पॉसिबिलिटी है? ब्लैक की 10/18। अब रेड निकालने जाएंगे तो उसको कलर नोट किए, फिर उसमें रख दिए। तो टोटल सैंपल स्पेस तो 18 ही रहेगा। तो रेड कितना हो जाएगा? 8/18 प्लस रेड की क्या पॉसिबिलिटी है? रेड का 8/10 और ये हो जाएगा 10/18। तो आप यहाँ देखेंगे एक को हम लोग इसको हम लोग अगर सॉल्व करें इसको, तो ये आएगा 22/18 और ये भी 20 सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे 5 बार में और ये 4 बार में और ये 9 बार में और ये 9 बार में 2 का टेबल में। तो ये 20/81 हो जाएगा ना, प्लस ये भी सेम है 20/81 हो जाएगा। इस चीज़ को एलसीएम ले लेंगे 81 20 प्लस 20 40/81, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर दिया गया है। ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यानी कि कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं, समझ आप इसको इस तरह से समझिए कि कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। दो लड़का है ए और बी, दोनों को इंडिपेंडेंटली, यानी कि इसको और इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि दोनों साथ में बैठे हैं और वो इसका देख लेगा और ये इसका देख लेगा। दोनों अलग अलग है, दोनों उस रूम इंडिपेंडेंटली का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक रूम में है तो दूसरा रूम में है। ठीक है, दोनों का रूम अलग अलग है, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इस तरह क्वेश्चन में लिखा हुआ इंडिपेंडेंटली, ठीक, रिस्पेक्टली। अब बोल रहा है कि इफ बोथ ट्राई सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यहाँ बोल दिया गया कि दोनों अपने मन से खुद से जितना जानते वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोनों को दिया गया कि ए का क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/2 है एंड 3/4 है बी का। तो वही बोल रहा है द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हमें ये नहीं पता प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी क्या है हमें वो बताइए, क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए गिवन है हमारे पास एक पर्सन है ए जो कि एक अलग रूम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 है। और दूसरा पर्सन है 2 जो कि दूसरा रूम में चाहे कोई भी रूम में बैठा हो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा है, इसका क्वेश्चन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों खुद अपना अपना माइंड से क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में बोल रहा है ना कि हमें भैया क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, ए कर रहा है या बी कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है ये पूछ रहा है। या तो हमें ए सॉल्व करके दे दे या बी करके दे दे या फिर कोई भी करे, दोनों पहले कर दे, जो भी करे हमको उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व या ए करे या बी करे या दोनों कर दे। ठीक है,
हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। देखिए ए करे और दो कर यानी या बी करे, इंग्लिश हिंदी में या और इंग्लिश में और में यूनियन। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए पहले। या तो आप बोलेंगे यूनियन लगा दिए, इंटरसेक्शन लगा दिए, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम या तो ए करे सॉल्व या बी करे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कोई भी करे हमको उससे मतलब नहीं है, या दोनों कर दे प्रॉब्लम सॉल्व, हमको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। और वो दोनों इंडिपेंडेंटली है, यानी वो एक तरह से समझ लीजिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ए करे या बी करे। इंग्लिश में हम लोग ए और बी बोल सकते हैं इसको। ए प्रॉब्लम सॉल्व करे या बी सॉल्व करे, कोई भी करे, हमें प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो और में तो आपको पता है यूनियन लगता है इसका, और यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यही चीज़ तो चाहिए, हमें यही ना चाहिए, इसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, या तो ए करे या तो बी करे, द प्रॉब्लम इज सॉल्व चाहिए हमको। तो फटाक से ए और बी का हमें वैल्यू पता है ना। अब इंटरसेक्शन कहाँ से लाएंगे आप लोग पूछेंगे। तो देखिए भैया, ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो तो समझ गए होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके इक्वल होता है। इन दोनों का इंटू कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1/2 इंटू 1/3, क्या निकल कर आ जाएगा 1/6। अब यहाँ वैल्यू बैठा के ये फाइंड कर लें, एकदम ईजी है कि नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक है, समझना है बस, बाकी तो सॉल्व अपने हो जाएगा। प्लस है ना यहाँ पे 1/3 माइनस 1/6। अब इसे आराम से आप लोग सॉल्व, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस ये 2 बार में और ये -6 से सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1, 1 मिनट, ये माइनस में तो नहीं आएगा कहीं, प्रॉब्लम यहाँ 1 होगा ना, 1 से डिवाइड 1 आएगा ना, 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। तो ये 5 और ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि 4/6 कट कर देंगे इसको 2 बार में, और ये 2/3 ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है इसका, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सटर्नली one of them solves the problem। अब देखिए दूसरा पार्ट बोल रहा है कि प्रॉब्लम कोई एक सॉल्व करे, वन ऑफ द सॉल्व एक्सटेंसिव वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को कोई एक सॉल्व करे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगा ना, इसमें बोल रहा है कि प्रॉब्लम कोई एक सॉल्व करे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो एक ए करे बी ना करे, या तो हम बी कर दे ए ना करे, ये पूछ रहा है। एक इसमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन ए सॉल्व कर रहा है, ए कर रहा है, और यानी इंटरसेक्शन, और यानी इंटरसेक्शन, और बी ना करे तो बी नॉट, समझ रहे हैं ना, बी नॉट। देखिए समझिएगा,
प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कोई क्वेश्चन को एक पर्सन सॉल्व करे, तो ए कर दे, ए करे और बी नहीं करे तो बी नोट, और हो सकता है और यानी और दोनों। देखिए अभी प्लस कैसे लगेगा आपको बताते हैं, डायरेक्ट प्लस लगा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक मिनट, ए ना करे, दूसरा बार हो सकता है ए सॉल्व ना करे और बी सॉल्व कर दे, ये हो सकता है। अब देखिए ये दोनों में से क्या है, कोई एक ही सॉल्व करेगा ना, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, इसलिए कोई एक सॉल्व करेगा, इसलिए प्लस। ये दो कंडीशन है, या तो ए करेगा बी नहीं करेगा, या तो ए नहीं करेगा तो बी करेगा, ये दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो प्लस। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आपको हम फॉर्मूला बताए थे, अगर ए हो रहा है, ए नहीं कर रहा है और बी कर रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए कर ले रहा है क्वेश्चन सॉल्व और बी नहीं कर रहा है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे बनता है वो आप यहाँ देखकर समझ गए होंगे। ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन में से एक होगा इसलिए प्लस। अब यहाँ ए नहीं कर रहा, बी कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप इंटू पॉइंट दे के या फिर पॉइंट नहीं भेज दें कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब नॉट बी, इसको कैसे लिखेंगे, -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा या नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए चाहिए तो -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें। अब नॉट बी का यहाँ हमें चाहिए, नॉट बी का वैल्यू, तो -1 कर देंगे ना, -1 नॉट, और प्रोबेबिलिटी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे, नोट ए का वैल्यू चाहिए तो -1 और -1 लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इत्तेफाक से 1/2 ही आ गया। ये मत समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू नोट ए में बैठा दिए। ठीक है, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। देखिए वैल्यू सही बैठा है ना, इसमें तो एलसीएम नहीं लेना होगा यार, इंटू करना फटाक से। 2 6 प्लस 1 6, 2 एलसीएम आ जाएगा यानी 2 + 1 यानी 3/2 6 1/2, ये हो गया आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Once card is drawn at random for a well-served deck 52 cards. In which of the following case are the event E and F independents? देखिए ये जो दो इवेंट दिए गए हैं, ई और देखिए ई और एफ, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और ये केस दिए गए हैं, 52 कार्ड्स है, हम उसमें से एक रेंडमली कार्ड चूज कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट है इवेंट ई, बोल रहा द कार्ड इज ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड कितना होता है, स्पेड हम आपको बताते हैं। स्पेड कितना होता है, स्पेड होता है 13। स्पेड कुछ इस टाइप से रहता है, एक मिनट, ऐसे रहता है स्पेड, और ये टोटल 13 रहता है। और
तो स्पेड 13 रहता है। हम दोनों इवेंट लिख देते, उसके बाद बनाने में मज़ा आएगा। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। एफ है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग किंग है, ठीक है। तो द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक कितना होता है? ब्लैक क्या बोल रहा सबसे फर्स्ट में? कार्ड इज अ स्पेड, सॉरी स्पेड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लैक लिखते हैं स्पेड। और द कार्ड इज इज एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग देखें, स्पेड कितना होता है? 13 और टोटल कितना होता है? 52। तो ये हो गया। अब दूसरा में बोल रहा है, दूसरा है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। तो किंग, सॉरी किंग नहीं है, एस है, मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में देखने में। इधर कार्ड एंड एस। तो आपको बता दें 4 फैमिली होता है 13 करके, ठीक है। और सभी के पास 4 किंग होते, एक एस होता है, सभी के पास एक एस होता है 4, और सभी के पास 4 किंग होता है। जो लोग भी कार्ड के बारे में नहीं जानते वो वहाँ आपको जो लोग कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कार्ड का वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ना, एफ यानी एस, तो एस कितना? एस स्पेड में 1 होता है और 13, ठीक है। तो अभी ये हो गया। अब हमें पूछ रहा है, बोला गया है कि ये जो दोनों फंक्शन है ना, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा जी? प्रोबेबिलिटी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकता है? तो इसका देखिए, स्पेड में एक एस होता है और पूरा स्पेड का एक एस, 52 कार्ड में से एक ही स्पेड का एस होता है, तो 1/52 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। और इंडिपेंडेंट इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ई और एफ है ना, सॉरी एफ इवेंट है, इसके इक्वल होना चाहिए। ये क्या है? 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 13/52 इंटू, और एफ हो जाएगा 1/13। तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, यानी 1/2 इंटू 1/52 1/52 इक्वल टू। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो आपको बता दें ब्लैक कितना होता है? एक होता है स्पेड होता है, पान का पत्ता जो होता है ना उस टाइप में होता है स्पेड, और दूसरा होता है क्लब, ठीक है। तो ये 13 होता है स्पेड और 13 होता है क्लब, और ये दोनों जो होता है ना ये होता है ब्लैक, ये दोनों मिला के होता है ब्लैक। तो ब्लैक टोटल कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब देखिए, तो ब्लैक की संख्या, फर्स्ट कार्ड इवेंट ई जो है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो ब्लैक कितना? 62/52 कैंसल आउट होगा, तो 1/2। अब सेकेंड में बोल रहा है इवेंट ई हो गया, इवेंट एफ बोल रहा है, इवेंट एफ है द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग होने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो किंग होने की पॉसिबिलिटी है
एक मिनट, यहाँ ई होगा ना और बाहर में पी होगा ना, मिस्टेक हो जा रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 4/52 यानी 1/13। अब इसका इंटरसेक्शन चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा। तो ये दोनों चीज़ क्या है? इंटरसेक्शन हमें तो फाइंड करना है, अभी सबसे ये चेक करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, है या नहीं, इससे चेक होगा। उसके लिए हमें ये इसका वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए ये जो 13 है ना, स्पेड और क्लब, स्पेड के पास भी एक किंग होता है और क्लब के पास भी एक किंग होता है। कितना किंग हो गया? 2 किंग हो गया। तो 2 किंग हो गया ना, तो दोनों के पास एक इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है कि नहीं? एफ तो हो जाएगा 2/52 यानी इक्वल 1/62। अब हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पे बैठा रहे, इसका वैल्यू यहाँ बैठाएं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 इंटू 1/13, तो देखिए इक्वल आ रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट यहीं पे कर लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट में बोल रहा है थर्ड कार्ड में, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। द कार्ड इवेंट एफ बोल रहा द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन, या तो किंग हो सकता है या तो क्वीन हो सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता, या तो पहले किंग आ जाए या फिर बाद में क्वीन आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता, जब हम लोग एक कार्ड निकालेंगे तो क्या किंग और क्वीन दोनों साथ आ सकता है, या तो पहले किंग आ जाए। तो किंग की पॉसिबिलिटी 50/2, ठीक है, 50/2 ये हो जाए, और यानी प्लस, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, एक कार्ड निकालेंगे तो किंग और क्वीन दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए क्वीन की पॉसिबिलिटी हो जाएगा 50/2 और ये कैंसिल आउट हो जाए होके 2/13। अब इवेंट एफ बोल रहा है द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। देखिए इसका अगर हम लोग ये निकालें ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये इजी क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को समझिएगा। इंटरसेक्शन एफ है ना, ये 4/52 हो जाएगा, ये इसके इक्वल, और ये तो आ गया, और क्वीन और जैक उसका दोनों को अगर इंटू कर देंगे, यानी कि ये तो इसका वैल्यू हो गया 4/52 इक्वल टू, और जैक वाला जो आएगा 1/52, ये इसका और जैक, क्वीन का और जैक का जो आएगा एफ। हम चाहते हैं ना कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ड्राइव कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। आप अगर जब इसको सॉल्व करेंगे ना, क्वीन और जैक का, और इसको इंटू कर देंगे तो ये चीज़ आएगा। आप जैक वाला खुद से कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सेलेक्ट एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, ठीक है। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द रीड नेदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक हॉस्टल है, अब हम आपको यहाँ पे लिखते चलते हैं। एक हॉस्टल है जिसमें कि हिंदी न्यूज़पेपर को एच से डिनोट कर दे रहे हैं, हिंदी को पढ़ता है। 60% स्टूडेंट हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। इसकी हम लोग पॉसिबिलिटी निकालें, PH प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो निकल कर आएगा 60 अपॉन परसेंटेज को 100
0.6। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की पॉसिबिलिटी, यानी कि, और इसमें बोला गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना पढ़ता है, तो 40% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो पीई क्या हो जाएगा जी, 0.4। ठीक है। और इसमें बोला गया है जो कि दोनों मिक्स पढ़ते हैं, वो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, उसकी परसेंटेज ई इंटरसेक्शन हम लिख देते हैं, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी क्या हो जाएगा, 20%, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0.2%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ना कि अब बताइए कि ना ही हिंदी पढ़ता है और ना ही इंग्लिश पढ़ता है, ना वो हिंदी न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसको इसके -1 लगा दें तो ये हो जाएगा ई यूनियन एच के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, -1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला यूनियन का ई इंटू प्लस होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। अब वैल्यू पुट करके ये चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये ना ही कुछ 20% ऐसे हैं जो कि ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कुछ और पढ़ते होंगे। तो क्या हो, ई कितना है, 0.4, 0.6 माइनस 0.2। इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये माइनस में है, नेगेटिव में ये पूरा, तो ब्रैकेट लेके चलिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, ये और ये 1 हो जाएगा और 0.2 माइनस हो जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, और 0.8 में 1 चला जाएगा तो 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि इफ़ सी रीड्स, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, इफ़ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द पॉसिबिलिटी डेट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखिए वो तो हिंदी पढ़ता है, ठीक है, उस क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ई भी पढ़ता है, ई भी फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो पढ़ता है, ई पढ़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि वो इंग्लिश पढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हिंदी पढ़ रहा, पहले वो हिंदी पढ़ रहा है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ने की उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एच, एच यानी एच वही है कि एच हो चुका है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 0.2 अपॉन एच कितना हो जाएगा जी, 0.6। तो इसको हम लोग 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट बोल रहा है इफ़ सी रीड, देखिए सेम क्वेश्चन है, वो इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है थर्ड पार्ट में इंग्लिश वो पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ने की उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो एच अपॉन ई, यानी कि एच की पॉसिबिलिटी बताइए कि जब वहाँ एच ई हो चुका है, तो आप ई इंटरसेक्शन एच लिखिए या एच इंटरसेक्शन ई लिखिए, बात तो बराबर है, अपॉन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये इंटरसेक्शन 0.2 और 0.6
6 यानी 1 मिनट। 0.2 नहीं होगा ये इंटरसेक्शन। और एच ई क्या है? इंग्लिश पढ़ने की पॉसिबिलिटी 4 है ना, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining an event prime number and on each prime number on each die when a pair of dice is roll। देखिए is roll is, देखिए दो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, पेयर जैसे भी हो, दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है। तो बोल रहा है इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, यानी कि दोनों डाई में इवन प्राइम नंबर मतलब हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि आपको तो पता होगा 2 डाई को फेंका जाएगा तो टोटल सिंपल अपसेट 36 हो जाएगा। और दोनों डाई पे इवेंट ई लिख लेते हैं हम लोग, दोनों डाई पे इवन ही हो, यानी कि इवन प्राइम इवन, तो 2 हो जाएगा। 2 यही ना होगा जी कि दोनों क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर हो, तो यही चीज़ हो सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या हो जाएगा? टोटल सैंपल स्पेस 1/36। आउटकम कितना आया? 1, तो 1/36 होगा ना, टोटल सैंपल स्पेस 36। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए बोला गया है 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट है जो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का केस में क्या होता है? इंडिपेंडेंट का केस में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप यहाँ चारों जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट का इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या ये होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? वो जो इंटरसेक्शन होता है उसमें कोई कॉमन नहीं होता है। जो 2 इवेंट ए और बी होता है उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होता है। तो अब सपोज कीजिए कि 2 इवेंट है, फर्स्ट नंबर हम देख रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट है ऐसे करके 2, 3, 4 फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट है 1, 5, 6। इन दोनों में क्या कोई कॉमन चीज़ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो क्या वो इंडिपेंडेंट इवेंट का बन पाएगा? नहीं ना। अब जब 0 हो जाएगा तो क्या उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी तो 0 होगा, तभी ये चीज़ होगा। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों 0 हो जाएगा। देखिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी 0 हो सकता है? नहीं ना हो सकता, बट इसका इंटरसेक्शन 0 हो सकता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यही बोलता है कि इंटरसेक्शन उसका 0 हो। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकेंड वाला आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला बताए थे आपको कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इंटरसेक्शन इनटू है ना, तो इंटरसेक्शन नॉट B अगर हो तो उसको हम लोग इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये B वाला हो जाएगा। और 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, PAB। ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल हो तभी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए ये कितना है, समझ लीजिए ये मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकल कर आया, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसका नहीं 5। तो ज़रूरी नहीं ना कि ये चीज़ 2.5 हो और ये 2.5 हो तभी ये इंडिपेंडेंट इवेंट को सेटिस्फाई करेगा, बट ये ऐसा कंडीशन नहीं होगा। सेकेंड में बोल रहा P + B 1 हो, ऐसा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 के इक्वल हो, ऐसा कंडीशन है क्या इंडिपेंडेंट इवेंट पे? बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो इसका 18 का बी हो जाएगा आंसर।
ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर लिए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।